हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस, कि हमको किताबें और कब्रें क्या बताती हैं। ठीक है, हमको किताबें और कब्रें क्या बताती हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने इसमें काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, जैसे कि एक किताब जिसको हम वेद कहते हैं और वेद में भी ऋग्वेद। ठीक है, कि उसके बारे में हमने जाना था। 4 तरह के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में हमने काफ़ी कुछ जानकारी ली थी। उसके बाद हमने जाना था कि कैसे जो इतिहासकार हैं, हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा, कि जो इतिहासकार हैं वे कैसे ऋग्वेद को पढ़ते हैं, ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। फिर हमने इसमें कुछ कहानियाँ पढ़ी थी विश्वामित्र की और नदियों की। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मवेशी, घोड़े और रथ का क्या प्रयोग होता था और वे क्या क्या उनसे काम लेते थे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, कि कुछ शब्द थे जिससे कि लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी हो सकती थी। जैसे उदाहरण के लिए हमने सुना था एक ब्राह्मण कौन होते थे, जो पूजा पाठ करते थे, अनुष्ठान करते थे। दूसरे राजा, कि राजा कौन होते थे, जो उनको लीड करते थे। उसके बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं अगला टॉपिक, जो कि हमारा है साइलेंट सेंटिनल्स। साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ। साइलेंट मीन्स होता है खामोश, चुप। सेंटिनल्स होता है पहरेदार, जिसको आप प्रहरी भी कहते हैं। तो कुछ शांत, खामोश पहरेदार, शांत पहरेदार, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ। मेगालिथ को हमने बोला है महापाषाण काल। कौन सा? मेगालिथिक एज, महापाषाण काल। द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ, महापाषाणों की कहानी, महापाषाणों की कहानी। आइए लुक एट द इलिस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। अगले पेज पे हम कुछ चित्र देखेंगे, तब तक के लिए हम पढ़ते हैं। दीज सोलर बोल्डर्स, these stone boulders are known as megalith, are known as megalith, literally big stones। ये जो बड़े बड़े शिलालेख हैं, जो बड़े बड़े शिलाखंड हैं, स्टोन बोल्डर्स शिलाखंड, पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े, इनको हम मेगालिथ के नाम से जानते हैं। मेगालिथ का मतलब होता है महापाषाण, बहुत बड़ा पत्थर। मेगालिथ, मेगा मीन्स बड़ा, लिथिक तो हमने स्टोन एज बोला है, तो महापाषाण मीन्स, महा मीन्स बहुत बड़ा, पाषाण मीन्स पत्थर। बहुत बड़े बड़े पत्थरों के युग को हमने महापाषाण काल बोला है। These were carefully arranged by people and were used to mark burial sites। इनको बड़ी सावधानी से संभाल कर रखा जाता था लोगों के द्वारा, और इनको हम इस्तेमाल करते थे एक चिन्ह की तरह, एक निशान की तरह। किस लिए? जो कब्र थी, कब्र के स्थलों पर, जहाँ पर आपने देखा होगा जो ईसाई आजकल करते हैं, जब हम वहाँ पे किसी के शव को दफनाते हैं तो दफनाने के बाद वहाँ पे एक पत्थर लगा देते हैं, उस पर नाम लिखते हैं। इस तरीके से पहले भी पत्थरों को एज ए पॉइंट, एज ए चिन्ह इस्तेमाल किया जाता था। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स एगो एंड वाज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। तो ये जो कब्रों की जो महापाषाण कब्रें थी, तो इन महापाषाण कब्रों को बनाने की जो प्रक्रिया थी वह 3000 साल पहले से प्रचलित थी। वह 3000 साल पहले से की जा रही थी। एंड वाज प्रिवेलेंट थ्रू आउट, और यह प्रचलित थी आपके दक्कन में, आपके साउथ इंडिया दक्षिणी भारत में, इन द नॉर्थ ईस्ट आपके उत्तर पूर्वी में, और आपके कश्मीर में। यहाँ पर आपकी यह कब्रों की जो प्रथा थी यह प्रचलित थी। ठीक है दोस्तों, आइए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सम इम्पोर्टेंट मेगालिथिक साइट्स, सम इम्पोर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आर शोन ऑन मैप 2 पेज 14। जो मैप 2 है पेज 14 पर था, हम पहले पढ़ चुके हैं। उसमें आपको बहुत सारी मेगालिथिक साइट्स दिखाई गई हैं। अभी हम उस पर भी चलेंगे दोस्तों, वहाँ भी हम जाकर देखेंगे। वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस, जबकि
कुछ महापाषाण मेगालिथ्स, कुछ महापाषाण तो हमें जमीन के ऊपर से दिख जाते हैं, लेकिन कुछ महापाषाण जमीन के अंदर भी होते हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिख जाते हैं, जबकि कुछ महापाषाण जमीन के अंदर भी दबे होते हैं। समटाइम्स आर्कोलॉजिस्ट फाइंड ए सर्किल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और ए सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। कई बार तो क्या होता है, जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, पुरातत्वविद होते हैं, वो एक पत्थरों का बना हुआ एक सर्किल उनको मिलता है। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन पत्थरों से एक सर्किल बना हुआ उनको मिलता है, और उस सर्किल के अंदर क्या होती है, कब्र होती है। या फिर किसी किसी कब्र के पास एक अकेला बहुत बड़ा पत्थर लगा होता है। These are the only indications that there are burials beneath। और यह सिर्फ एक चिन्ह होता है, एक प्रमाण होता है, एक निशान होता है यह बताने का कि यहाँ पर नीचे कब्र बनी हुई है, कि यहाँ पर नीचे कब्र बनी हुई है। ये आपको एक फ़ोटो दिखा रखा है, आप देख रहे हैं चारों तरफ क्या है, एक सर्किल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, सर्किल बना हुआ है। और इसके बीच में ये देखिए एक क्या है, कमरा सा है। इस कमरे में, और ये एक छोटा सा, अगर आप देखें, ये एक होल है, एक रास्ता है, एक पिट होल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये लोग शव को दफनाते थे। और जो रास्ता छोड़ा हुआ है, इसमें मान लो उनके परिवार का कोई और सदस्य बाद में अगर एक्सपायर हो गए, मृत हो गए, तो उसको भी इसी पिट के रास्ते से अंदर लाकर और वहीं पे दफना दिया करते थे, ठीक है। और इसको आप कह रहे हो पोर्ट होल्स। क्या कह रहे हो दोस्तों, पोर्ट होल्स। सिस्ट, CIST, CIST का मतलब ताबूत समाधान। जो आपका ये ताबूत है, ये वाला, ये ताबूत है, ठीक है। आइए, देयर आर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग महापाषाण में करते थे। वी हैव मेड ए लिस्ट, हमें एक लिस्ट बनानी है। ट्राई एंड अरेंज दैम इन द करेक्ट ऑर्डर। और हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं, कुछ काम दिए हैं, कुछ क्रियाएँ दी हैं, उनको हमें एक सही ऑर्डर में लगाना है। पहला क्या लिखा हुआ है, डिगिंग पिट्स इन द अर्थ, धरती में गड्ढा खोदना है। फिर ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स, पत्थरों को लाना है। ब्रेकिंग बोल्डर्स, और जो बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ना है। प्लेसिंग स्टोन्स इन पोजिशन, और सही जगह पर उन पत्थरों को रखना है। फाइंडिंग सुटेबल स्टोन, और सही पत्थर को ढूंढना है। शेपिंग स्टोन्स, उसके बाद जो आपके पत्थर हैं उनको आकार देना है। एंड ब्रिंग द डेड, और जो मृत है, सब है, उसको दफना देना है। इसको आप एक क्रम में लिखिए कि कैसे क्रम में लिखा जाएगा, ठीक है। आइए, ऑल दीज बुरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। ये सब जितने भी यहाँ पर कब्रें हैं, इनमें कुछ सामान्य विशेषता है, कुछ सामान्य विशेषताएं या कुछ समानताएं हैं। जनरली, आमतौर पर, द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पोर्ट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। आमतौर पर जो मृत लोग होते थे, जो मृत होता शव होता था, उसको दफनाते थे एक विशिष्ट तरह के बर्तन में, एक खास किस्म के मिट्टी के बर्तन में, और वो ये तो काला होता था या वह लाल होता था। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स स्केल्टन्स ऑफ हॉर्सेज, हॉर्स इक्विपमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। हमें कभी कभी इनके पास लोहे के बने कुछ औजार और कुछ हथियार इनके पास मिले हैं। कहीं पर तो हमें घोड़ों के कंकाल भी मिले हैं, और घोड़ों के लिए इस्तेमाल किए हुए इक्विपमेंट, औजार भी मिले हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पर पत्थर के और सोने के आभूषण भी मिले हैं, ठीक है। वाज आयरन यूज्ड इन द हड़प्पन सिटीज़। क्या हड़प्पन सिटीज़ में लोहा इस्तेमाल होता था। ये नीचे कुछ पिक्चर दी हुई हैं। ये वाली पिक्चर आपकी किसकी है, हॉर्स इक्विपमेंट, घोड़े के सामान की। ये है एक्सिस, जिसको आप कहते हो क्या, कुल्हाड़ियाँ। और ये है आपका एक कटार। क्या दोस्तों, कटार, ठीक है। वेरी गुड, चलिए आगे। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। फाइंडिंग आउट
सोशल डिफरेंसेस, लोगों की सामाजिक असमानताओं, लोगों की सामाजिक असमानताओं का पता कैसे होता था, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। लोगों की असमानताओं के बारे में इसमें हम जानेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद ए स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। जो पुरातत्वविद हैं ये सोचते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमें एक शव के साथ एक कब्र में सामान मिला है, तो वह सामान किसका है, उस मरे हुए व्यक्ति का है। समटाइम्स जो कंकाल के पास रखा मिला है, कंकाल के पास जो सामान मिला है दैट मीन्स कि वह उस मृत व्यक्ति का है। समटाइम्स कई बार मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर। कभी कभी क्या होता है या कई बार ऐसा होता है कि किसी कब्र में ज़्यादा सामान मिलता है और किसी कब्र में बहुत कम सामान मिलता है। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2 पेज 14 अभी हम देखेंगे। हेयर वन स्केलेटन वाज बरीड विथ 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च सेल। यहाँ पर एक कंकाल के पास जो सामान मिला वह है 23 सोने के मनके, 2 पत्थर के मनके, 4 कॉपर तांबे के कड़े, बैंगल्स कड़े या चूड़ी आप कह सकते हो, एंड 1 कॉन्च सेल, और एक क्या मिला है, शंख मिला है। अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पोट्स, और बाकी जो कंकाल थे उनके पास हमें सिर्फ कुछ बर्तन मिले हैं। दीज फाइंड्स सजेस्ट दैट देयर वाज सम डिफरेंसेस इन स्टेटस अमंगस्ट द पीपल हु वर बरीड। इससे हम पता लगा सकते हैं, सोच सकते हैं या यह मालूम होता है कि उनके स्टेटस में, उनके सामाजिक स्थिति में काफ़ी अंतर था, काफ़ी असमानताएं थी। सम वर रिच, कुछ अमीर थे, अदर्स पुअर, कुछ गरीब थे, सम चीफ्स, कुछ उनके सरदार थे, एंड अदर्स फॉलोवर्स, और कुछ उनके अनुयायी थे, कुछ उनको मानने वाले थे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ मैप 2 पेज 14 में। कहाँ पे चलते हैं, मैप 2 पेज 14। आइए ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा मैप 2 पेज 14 पर। हम यहाँ पर देख रहे थे ब्रह्मगिरी, क्या देखना था, ब्रह्मगिरी। तो ये ब्रह्मगिरी आपका ये रहा यहाँ पर दोस्तों, कहाँ पर है, ये रहा ब्रह्मगिरी। ठीक है, ध्यान से देखना, ये आपके काम की चीज़, आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मगिरी कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके साउथ में लगभग आंध्र प्रदेश के आसपास है। कहाँ पर है, लगभग आंध्र प्रदेश के आसपास है। ठीक है, तो ब्रह्मगिरी आपको लग गया पता। एक साइट और है, वह भी आगे डिस्कस करेंगे हम, तो आप उसको पहले ही देख लीजिए। ये आपकी इनाम गांव, कौन सा दोस्तों, इनाम गांव, जो कि लगभग आपका है कहाँ पर बताइए, इनाम गांव कहाँ पर है आपका, यह आपका कुछ मध्य प्रदेश में और कुछ आप कह सकते हो महाराष्ट्र में। ठीक है, तो कहाँ पर है ये आपका महाराष्ट्र की तरफ कुछ ज़्यादा है। ओके, चलिए, तो 2 साइड पता लग गई आपको, एक ब्रह्मगिरी और दूसरी आपकी इनाम गांव। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो याद रखना। आइए चलते हैं वापस अपने थ्योरी पर। वर सम बुरियल स्पॉट्स मींट फॉर सर्टेन फैमिलीज। कुछ तो ऐसी कब्रगाहें थी, कुछ ऐसी कब्रगाहें थी कि क्या वे किसी खास परिवारों के लिए बुक थी, क्या वे किसी खास परिवारों के लिए ही बुक थी। ऐसे भी हमें बहुत सारी कब्रगाहें देखने को मिला है। समटाइम्स मेगालिथ सर्टेन कंटेन मोर देन 1 स्केलेटन। कई बार तो ऐसा हुआ है कि जो महापाषाण की कब्रें थी उनमें हमें एक से ज़्यादा कंकाल मिले हैं। दीज इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली। इससे हमें यह प्रमाण मिलते हैं, साक्ष्य लगता है, इससे हमें यह पता लगता है कि जो वे एक साथ लोग एक साथ कंकाल मिले हैं, तो जो सब एक साथ दबाए थे वह एक ही परिवार के थे, वह एक ही परिवार के थे। वर ब्रीड इन द सेम प्लेस थ्रू आउट, थो नॉट ऑल द
सेम टाइम। वे एक ही परिवार के थे, इसलिए उनको एक ही जगह पर दफनाया था, लेकिन एक ही समय पर नहीं। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स। और जो ये बाद में शव लेकर आया गया उस मृत व्यक्ति का, इसको बाद में उस पोर्ट होल्स, जो है पोर्ट होल था, आपको दिखा था ना एक गड्ढा सा, एक रास्ता आने का, तो उसके थ्रू उसमें दोबारा लाया गया था। स्टोन सर्किल्स और बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज साइन पोस्ट्स टू फाइंड द बरियल साइट। तो जो वो एक पत्थरों का सर्किल बनाते हैं या वहाँ पर एक जो बहुत बड़ी चट्टान रखते हैं उस कब्र के पास, वह साइन होते हैं कि भाई हाँ, वह निशान होता है कि हाँ भाई ये जो आपकी कब्र है यह है इनसे संबंधित है, ठीक है, जिससे उनको बाद में ढूंढने में दिक्कत ना हो। सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस वैन एवर दे वांटेड टू। तो आवश्यकता के अनुसार जब उनको आवश्यकता होती है तो वे लोग क्या करते हैं, उसी सेम जगह पर, उसी जगह पर वापस आने में उनको सहूलियत मिल जाती है, ठीक है। आइए कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, अ स्पेशल बुरियल एट इनाम गाँव। इनाम गाँव हमने भी देखा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो इट इज ए साइट ऑन द रिवर घोड़, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। ये क्या है, ये एक पुरास्थल है जो भीमा नदी की सहायक नदी, क्या नाम है, घोड़। भीमा नदी की सहायक नदी क्या नाम है, घोड़, उसके किनारे पर स्थित है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स एगो। और यह है, इट वॉज ऑक्यूपाइड, यहाँ पर जो लोग रहते थे वो लगभग 3600 से 2700 साल पहले रहते थे। यहाँ पर लोग लगभग 3600 से 2700 साल पहले रहते थे। हेयर एडल्ट्स वर जनरली ब्रेड इन द ग्राउंड लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। यहाँ पर हमें जो वयस्क इसमें दफनाए जाते थे, इस ग्राउंड के अंदर, मैदान के अंदर, वे सीधे लेटे हुए हैं या सीधे लेटे हुए थे, सीधे लेटाए हुए थे, विद द हेड, और उनका सर उत्तर दिशा की ओर था। समटाइम्स बरियल्स वर विद इन द हाउसेज। और कई बार तो ऐसा देखने को मिला है कि घरों के अंदर ही कब्रें मिली हों, घरों के अंदर ही कब्रें बनाई हुई हों। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड। और जो बर्तन उनके पास मिले हैं उसमें लगता है कि उनके लिए भोजन और पानी भी रखा जाता हो। किसके लिए, उस मृत व्यक्ति के लिए, मरे हुए व्यक्ति के लिए उसके पास बर्तन भर के खाना और बर्तन भर के पानी रखा जाता था। वन मैन वॉज फाउंड buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, one of the largest houses at the site। इसका मतलब है कि एक आदमी तो जो दफना हुआ मिला है वह हमें एक बहुत बड़े 4 पैर वाले मिट्टी का जो संदूक होता है, मिट्टी का एक बहुत बड़ा संदूक 4 पैरों वाला, उसमें रखकर, और उसके 5 कमरों के घर के आंगन में, 5 कमरों के घर के आंगन में एक बहुत बड़ा मिट्टी का संदूक में एक शरीर या एक कंकाल हमें दबा हुआ मिला है। इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, जो कि आपकी बस्ती के बिल्कुल बीचों बीच था, जो कि आपकी बस्ती के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीच में था। दिस हाउस ऑल्सो हैड ए ग्रेनरी। और इस मकान में एक क्या था, अन्नागार, जो कि स्टोर हाउस होता है ऑफ वीट, अनाज का, एक अन्नागार भी इसमें मिला है। द बॉडी वाज प्लेस्ड इन ए क्रॉस लेग्ड पोजिशन। और जो वह शरीर था, वह देह था, वह क्या था, वह जो देह या शव था उसके पैर मुड़े हुए थे, उसके पैर मुड़े हुए थे। डू यू थिंक दिस वाज द बॉडी ऑफ ए चीफ। क्या आपको लगता है कि यह उनके सरदार, उनके मुखिया का शव था। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अपने आंसर को सही करने के लिए कुछ कारण बताइए। व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल्स अस। जो कंकाल होते हैं, कंकालों का अध्ययन हमें क्या बताता है, कंकालों का अध्ययन हमें क्या बताता है।
इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज। यह बताना आसान होता है कि जो कंकाल है वह बच्चे का है या नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे का कंकाल साइज में छोटा होता है। हाउएवर देयर आर नो मेजर डिफरेंसेस इन द बोन्स ऑफ ए गर्ल एंड ए बॉय। लेकिन उसमें यह बताना बड़ा मुश्किल होता है कि वह बच्चा लड़का है या लड़की का है। क्यों? क्योंकि बच्चों की हड्डियों में कोई भी आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। कैन वी मेक आउट वेदर ए स्केलेटन वाज दैट ऑफ ए मैन और ए वुमेन। क्या हम यह बता सकते हैं कि जो कंकाल है वह पुरुष का है या महिला का है। समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ फाउंड विद द स्केलेटन। कभी कभी तो लोग जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इससे पता लगाते हैं कि उस कंकाल के साथ सामान क्या मिला है। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, इफ़ ए स्केलेटन इज़ फाउंड विद ज्वेलरी, अगर एक कंकाल के साथ में हमें आभूषण मिलते हैं, इट इज़ समटाइम्स थॉट, तो कभी कभी हम सोच सकते हैं कि हो सकता है वह कंकाल महिला का हो। हाउएवर, लेकिन देयर आर प्रॉब्लम्स विद दिस, लेकिन इसके साथ परेशानी भी है। क्या? ऑफन मैन ऑल्सो वोर ऑर्नामेंट्स, की प्राय पुरुष भी आभूषण पहनते थे। अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ ए स्केलेटन इज़ टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। इसका सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका या सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है पता लगाने का, कि जो उनकी सिर्फ हड्डियों की संरचना, आप हड्डियों की संरचना से बता सकते हो कि वह पुरुष का कंकाल है या वह महिला का कंकाल है। द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ वुमेन इज जनरली लार्जर टू इनेबल चाइल्ड बियरिंग। अब बच्चों को जन्म देने के लिए, बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए जो महिलाएं होती हैं उनका हिप, उनका कुल्हा या उनकी कटी प्रदेश, पेल्विक एरिया, उसकी हड्डी क्या होती है? बड़ी होती है। पुरुष से वह हड्डी बड़ी होती है। दिस डिस्टिंक्शंस आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज। और ये जो विशिष्ट तरह का आपने अंतर देखा है, यह आधार है किसका? आधुनिक कंकाल अध्ययन का आधार है। किसका है? आधुनिक कंकाल अध्ययन के आधार पर यह अंतर बताया जाता है। अबाउट 2000 years ago there was a famous physician named चरक who wrote a book on medicine known as the चरक संहिता। लगभग 2000 साल पहले एक वैद्य हुए थे जिनका नाम था चरक, और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। There he states that the human बॉडी हैज़ 360 बोन्स। उन्होंने उसमें बताया था कि जो मानव होता है उसके अंदर 360 हड्डियाँ होती हैं। दिस इज़ मच लार्जर देन नंबर, और आजकल के जो नंबर है कितना? 206, उससे यह कहीं ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन उन्होंने 360 हड्डियाँ गिनी कैसे थी? उन्होंने उसमें दांत भी जोड़ दिए थे, उन्होंने उसमें हड्डियों के जोड़ भी जोड़ दिए थे और कार्टिलेज भी जोड़ दिए थे। ठीक है, इनको जोड़कर उन्होंने बताया कितना? कि 360 हड्डियाँ हैं। हाउ डू यू थिंक ही फाउंड आउट अबाउट द ह्यूमन बॉडी इन सच ग्रेट डिटेल। अब आपको क्या समझ में आता है, आप कैसे कह सकते हो कि उन्होंने, जो चरक थे, उन्होंने कैसे इन सब का पता लगाया होगा उस समय? ठीक है दोस्तों, आइए ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव। इनाम गांव में क्या क्या व्यवसाय थे, क्या क्या काम धंधे थे, उसका पता करेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज एंड सेसम। पुरातत्वविद को वहाँ से कुछ बीज मिले हैं। किसके? गेहूं के, जौ के, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल। बोन्स ऑफ ए नंबर ऑफ एनिमल्स, जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। मैनी बेयरिंग कट मार्क्स दैट सो दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड हैव ऑल्सो बीन फाउंड। और कुछ जानवरों की हड्डियों पर तो कट के निशान भी मिले हैं। इससे लगता है कि शायद वे लोग उस समय उन जानवरों को खाते भी होंगे। दीज इंक्लूड, और जो जानवर हमें वहाँ मिले हैं उन जानवरों की हड्डियों में किस किस की हड्डियाँ हैं? कैटल, मवेशियों की, बुफेलो, भैंस, गोट, sheep, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर एंड मैंगूज। वहाँ पर हड्डी मिली जाएगी किसकी? मवेशियों की, भैंस की, बकरी की, भेड़ की, कुत्तों की, घोड़ों की,
सुअरों की, गधों की, सांबर की और निशान वाले किसके, स्पॉटेड जिसमें निशान होते हैं उस हिरन की, ब्लैक बक काले हिरन की, एंटीलोप की, खरगोश की और मनगूज की। इसके अतिरिक्त वहाँ पे आपको मिले हैं कुछ चिड़ियाओं की हड्डी भी, क्रोकोडाइल मगरमच्छ की हड्डी भी, कछुए की, केकड़े की और मछलियों की, ये भी आपको वहाँ से मिले हैं। इनके अलावा देयर इज़ एविडेंस, हमें वहाँ से कुछ सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं दैट कि फ्रूट्स कुछ फल जैसे कि बेर, आमला, जामुन, डेट्स खजूर और कुछ प्रकार की बेरीज भी वहाँ पर इकट्ठी हुई मिली हैं। रस भरियाँ, बेरीज को आप क्या कहते हो, रस भरियाँ। तो रस भरियों का इकट्ठा कर भी वहाँ पर की जाती थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट, यूज दिस एविडेंस टू लिस्ट द पॉसिबल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल एट इनाम गाँव। अब आपको जो इतने साक्ष्य मिले हैं, जो प्रमाण मिले हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आप एक ऑक्यूपेशन कि उनके क्या क्या व्यवसाय थे उनकी एक लिस्ट बनाइए। ठीक है, अब ये तो हो रहा था हमारे वाले इलाके में, अपने इधर एशिया में। अब बात होती है कहीं और, एशिया में मीन्स ये अपने इंडिया में। ठीक है, इंडिया के अंदर हमने पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं इंडिया के अलग भी और क्या चल रहा था। एल्सवेयर, एल्सवेयर होता है मतलब अन्यत्र, कहीं और। फाइंड चाइना इन योर एटलस, आप अपने मैप में चाइना को देखिए। अराउंड 3500 ईयर्स एगो, लगभग 3500 साल पहले, वी फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना, हमें चाइना से एक लिखित या लिखने का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है कि चाइना में लगभग 3500 साल पहले लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था। दीज राइटिंग्स वर ऑन एनिमल बोन्स, और यह जो लिखावट थी, यह जो लिखा जाता था, यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा जाता था। दीज आर कॉल्ड ओरेकल बोन्स, और हम इनको क्या कहते थे, ओरेकल बोन्स कहते थे। क्या कहते थे, ओरेकल बोन्स, भविष्य बताने वाली हड्डियाँ। क्या कहते थे, भविष्य बताने वाली हड्डियाँ। बिकॉज दे वर यूज्ड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, क्योंकि उनका इस्तेमाल किया जाता था भविष्य को बताने के लिए। किंग्स गोट स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चंस ऑन द बोन्स, जो राजा होते थे वह लिखने वालों को, जिसको आप कहते हो लिपिकारी, क्या कहते हो, लिपिकारी, तो लिपिकारी को बुलाते थे और उनसे लिखाते थे हड्डियों के ऊपर कि भाई हमारा ये प्रश्न है, इसको हड्डी पे लिख दो। प्रश्न क्या होता था कि क्या हम युद्ध जीतेंगे, वुड द हार्वेस्ट बी गुड, क्या जो इस बार फसल होगी वह अच्छी होगी, वुड दे हैव सन्स, क्या हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। द बोन्स वर देम पुट इनटू द फायर, और लिखने के बाद वे उस हड्डी को आग में डाल दिया करते थे। एंड दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट, और गर्म होने की वजह से वह उनमें दरारें आ जाती थी, जो आपकी हड्डियाँ होती थी उनमें दरारें आ जाती थी। एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट द देन फॉर्च्यून टेलर्स स्टडीज दिस क्रैक, उसके बाद जो भविष्य वक्ता थे वह उन क्रैक्स को, उन दरारों को पढ़ते थे, उनका अध्ययन करते थे, और उसके बाद ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, और कोशिश करते थे भविष्य को बताने की। क्या करने की, भविष्य को बताने की। एज यू मे एक्सपेक्ट दे समटाइम्स मेड मिस्टेक्स, और जो भी आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि क्या वे हमेशा ही सही होते थे या कभी कभी तो गलत भी निकलता होगा, बिल्कुल। दीज किंग्स लिव्ड इन पैलेस इन सिटीज़, जो ये राजा होते थे यह शहरों में बहुत बड़े महलों में रहते थे। दे एमेस्ड वास्ट क्वान्टिटीज ऑफ वेल्थ इंक्लूडिंग लार्ज एलाबोरेटली डेकोरेटेड ब्रॉन्ज वेसल्स। अब जो इस शहरों में महलों में राजा रहते थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा धन, पैसा, दौलत इकट्ठी कर ली थी, बेशुमार दौलत इकट्ठी इन लोगों ने कर ली थी, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े क्या थे, नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन भी थे, ब्रोंज, कांसा, तो नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन भी थे। हाउएवर दे डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ आयरन, लेकिन वे लोग लोहे का इस्तेमाल नहीं जानते थे, नहीं जानते थे। लिस्ट वन डिफरेंस बिटवीन द राजा ऑफ द ऋग्वेद एंड दीज किंग्स, आप एक अंतर बताइए आपके ऋग्वेद के राजा में और इन राजाओं में जो चाइना के राजा थे। तो एक तो अगर आपको पता ही है कि वो लोग महलों में नहीं रहते थे, लेकिन ये लोग महल में रहते थे। अब इसके अलावा आप बताइए कि और क्या अंतर हो सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों ये हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा
और प्लीज़ करके इसकी एक्सरसाइज भी आप लोग सोल्व कीजिए। अगर आप इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, ये लो दोस्तों, ये इसकी एक्सरसाइज है। उदाहरण के लिए सुक्ता, तो सुक्त क्या होते हैं? वेल सेड, अच्छा कहना। ठीक है, दास क्या होते हैं? स्लेव। इसी तरीके से आपको ये मैच करने हैं। फिलअप, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर। तो इनको आप बड़े अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए और प्लीज़ इनको कंप्लीट भी कीजिए दोस्तों। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट। तो आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम दोस्तों।